हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था फंक्शन ऑफ बैंक का, जिसका काम था धन जमा करना या जमा करना। बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिक्वेरिंग और मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो लेंडिंग फंड्स है, जिसका मतलब होता है धन उधार लेना, मतलब लोन लेना एक तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। बैंक एकत्रित धन को अधिक उपयोगी कार्यों में लगाने के उद्देश्य से धन उधार देता है। जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक ब्याज पर बैंक धन उधार देता है। बैंक द्वारा धन उधार देने के महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार है। अब बैंक ने क्या कर रखा है भैया, हर व्यक्ति को धन की जरूरत रहती है, मनी की रिगार्डिंग रहती है, ठीक है ना। तो बैंक क्या करता है, सबको उनकी जरूरतों के हिसाब से, अलग अलग कामों के हिसाब से पैसा प्रोवाइड करता है, धन प्रोवाइड करता है। पहला दिया है उसने कैश क्रेडिट, नगद उधार या फिर नगद साख। बैंक व्यापारियों को व्यापारिक तैयार माल, चल संपत्ति, बॉन्ड्स और स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर जो ऋण देता है उसे नगद साख, कैश क्रेडिट कहते हैं। A customer is granted loan in the form of a cash credit against the security of goods, share of jewelry. The bank fixed and limit of the loan after keeping a safe margin. कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? चल संपत्ति, आपके पास जो असेट्स हो वो, गुड्स माल, तैयार माल रखा हो वो, बॉन्ड्स हो, ठीक है ना। अदर कोई सिक्योरिटी आपके पास में हो तो बैंक उसके बिहाफ पर आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, कैश दे सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि आपके पास में 1 लाख रुपए का बना हुआ माल रेडी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बैंक वो 1 लाख रुपए का माल के तौर पर आपको फंड दे देगा, उधार पैसा दे देगा। जब आप वो माल बिक जाएगा तब आप दे देना उन्हें वापस। गाड़ी पे हमारी जो असेट्स होती है कि उस पर हमें लोन मिल जाता है, ठीक है ना। क्या आपने किसी गाड़ी पे या किसी चीज़ पे लोन लिया है, ठीक है ना, ज़रूरत है आपको बैंक द्वारा उस चीज़ को गिरवी रखकर या फिर उसके कागज जमा करके आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। इसको बोला जाता है कैश क्रेडिट, मतलब किसी असेट्स को, किसी भी तरह की सिक्योरिटी को जमा करके उनसे नगद ले लेना। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। बैंक अधिविकर्ष के रूप में केवल अपने ग्राहकों को ऋण लेने की सुविधा देती है। इस पद्धति के अंतर्गत बैंक अपने चालू खाता धारकों को आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा देती है। अब जो करंट अकाउंट हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, व्यापारियों का करंट अकाउंट, नॉर्मली बातें कल हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि व्यापारियों द्वारा खोला जाता है करंट अकाउंट, ठीक है ना। इसमें जितने पैसे जमा रहते हैं ओवरड्राफ्ट के द्वारा उससे ज़्यादा पैसे आप निकाल सकते होगे। मतलब मेरे अकाउंट में अगर करंट अकाउंट है उसमें 10,000 रुपये रखें और मुझे रिगार्डिंग 12,000 की है तो मैं 2,000 रुपये ज़्यादा निकाल सकता हूँ। 2,000 रुपये किस नाम से आएंगे मेरे पास, ओवरड्राफ्ट के नाम। हाँ, इस पे ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, बट ये फैसिलिटी मुझे अवेलेबल है। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनके करंट अकाउंट होते हैं और जिस बैंक में, जिस ब्रांच में उनका अकाउंट होता है उसी बैंक के द्वारा ही उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी लोन्स एंड एडवांस, सामान्य ऋण एवं अग्रिम। बैंकों द्वारा यह ऋण किसी व्यक्ति की ऋण लेने की प्रार्थना पर सामान्य रूप से दिया जाता है। ऐसा ऋण व्यक्ति की साख एवं अन्य बातों पर विचार करके एक मुश्त स्वीकृत किया जाता है। ऋण की पूरी रकम ऋण लेने वाले के एक पृथक खाते में जमा कर दी जाती है। ऐसे ऋण को अग्रिम भी कहते हैं। अ लोन ऑफ एडवांस इज ग्रांटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ चीज़ें जमा करके, कुछ सिक्योरिटी जमा करके आप नॉर्मली लोन ले सकते होंगे बैंक में, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप किसी भी बैंक के द्वारा लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको सिक्योरिटी देना जरूरी रहेगा, ठीक है ना। बिना सिक्योरिटी के आपको ऐसा भी लोन, ऋण नहीं ले सकते हैं। जैसे सामान्य ऑर्डिनरी लोन या एडवांस के रूप में भी बोला जाता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें कोई काम करना रहता है, ठीक है ना। हम कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं और हमारे पास ऑर्डर आ गया है, बड़ा ऑर्डर आया है, ठीक है। अब पैसा तो पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम माल जब बना के देंगे तब सामने वाला देगा। वो कितना देगा हमें, सिर्फ ओनली एडवांस के रूप में। जैसे किसी कंपनी से मुझे 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। अब सामने वाला मुझे कितने देगा, 1 या 2 लाख रुपए दे देगा एडवांस के तौर पर, जिसका ऑर्डर है। बाकी का पेमेंट कहाँ से लेकर आऊँगा, पेमेंट कब में होगा, ऑर्डर पूरा होने के बाद में। जब तक पेमेंट चाहिए मुझे,
माल बनाना है, वर्करों को सैलरी देना है, सारी चीज़ें करनी है, तो ये पैसा कहाँ से लिया जाएगा? बैंक से, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी के तौर पर हम कुछ भी उनके पास गिरवी रख के, ठीक है ना, उसके बाद में उनसे लोन ले सकते हैं और माल पूरा बनने के बाद में जब पेमेंट आएगा आप बैंक में रिटर्न कर देंगे टाइम पीरियड बाद। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, विनिमय विपत्र पर बट्टा काट कर धन देना। व्यापार में धन की आवश्यकता पड़ने पर बैंक का ग्राहक प्राप्य विपत्र, हुंडी और प्रतिज्ञा पत्रों की अवधि को पूर्व बैंक से बट्टे पर भुनवाकर ऋण प्राप्त कर सकता है। यह ऋण अल्पकालीन होता है। इस प्रकार बैंक अपने ग्राहकों को धन उधार देने की यह पद्धति भी अपनाता है। ऐसा ऋण ग्राहकों की प्रार्थना पर ही दिया जाता है। A bank granted loan to its customer by discounting their bills. The bank makes payment of a bill before its maturity after deducting its commission and the interest for the due period and pays the balance to the customer। अब नॉर्मल सी बात है कि बिल्स पेबल बिल्स रिसेबल का आपको तो पूरा चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। आगे एक जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं या उधार बेचते हैं, ठीक है, तो हमें बिल्स बनाए जाते हैं, बिल से एक्सचेंज होते हैं। इसमें ये रहता है एक स्टाम्प पेपर या फिर गवर्नमेंट की सील साइन वाला या फिर कंपनी का ही एक पेपर जिसमें ये चीज़ लिखी होती है कि आपने इतना माल हमारे पास से खरीदा है और आप इतने टाइम बाद वो माल हमें, मतलब वो पेमेंट आप हमें पहुंचाओगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने किसी को माल बेचा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, कस्टमर है, उसको मैंने 10,000 रुपये का माल बेचा है। नॉर्मली बात है 10,000 रुपये का माल उसको बेच दिया, तो मैंने क्या करा, जान पहचान में ये बिल्स बनवा लिए मैंने, ठीक है ना, बिल्स बनवा लिए, लिखा पड़ी हो गई हमारे बीच में कि भैया 10,000 रुपये का माल लिया है, 2 महीने 3 महीने बाद आप पेमेंट दोगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी है। अब मैं क्या करूँगा इसी बिल्स पे, अब वो व्यक्ति तो पेमेंट देगा नहीं, कब देगा? 3 महीने बाद, जब तक मैं उससे मांग भी नहीं सकता, ठीक है। हाँ, उसकी इच्छा होगी तो वो मुझे पहले दे सकता है, बट ज़बरदस्ती में मांग नहीं सकता हूँ। अब वही बिल मैं क्या करता हूँ, बैंक में लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो बैंक क्या करेगी, उस 10,000 रुपये का, वो जो 10,000 रुपये का एग्रीमेंट हमारे बीच में बना हुआ है, उसको वो डिस्काउंट पे काट लेगी उस पर। मतलब ये बोल सकते कि 10,000 रुपये पे शायद 9,000 रुपये हमें ऋण दे दे, लोन दे देगी, ठीक है ना। और जब भी जो पेमेंट आएगा, ठीक है ना, वो 10,000 रुपये का वो कौन रख लेगी? बैंक रख लेगी, वो मेरे पास नहीं आना है, क्योंकि मैं तो बैंक से पहले ही वो बिल जमा करके वो पेमेंट ले चुका हूँ। हाँ, बैंक को जो कम इसमें इनकम होती है कि वो होता है इंटरेस्ट, या फिर बोल सकते हैं डिस्काउंट। 10,000 रुपये का बिल लेगा, उसने 9,000 रुपये में रख लिया, तो बचा क्या आएगा? 1,000 रुपये। तो ये बैंक की इनकम हो गई। लेकिन इसके लिए ऐसा रहता है कि ये वाला जो लोन रहता है, ठीक है ना, ये कस्टमर द्वारा ही दिया जाता है। मतलब मैंने जो सामने वाले को, हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनाया है, उसकी इच्छा के बिहाफ पे ही उससे पहले पूछना पड़ेगा कि भैया आप ये लोन में आप पैसा तो दे नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो मैं ये बैंक से लोन ले लेता हूँ, आपका जो पेमेंट है इनको कर देना, 2 महीने के बाद आपका एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो हाँ करता है, ठीक है ना, वो एप्लीकेशन लिख के देता है या फिर वो अपनी राजी मर्जी बताता है, तभी जाके वो बिल दे दूंगा बैंक में, और उसके बाद ही वो लोन मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये लेंडिंग फंड्स वाले 4 पॉइंट थे हमारे, क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेक फैसिलिटी। बैंकों की महत्वपूर्ण सेवाओं में से चेक सुविधा का प्रमुख स्थान प्राप्त है। बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार अन्य पक्षों द्वारा दूसरे बैंकों पर लिखे गए चेकों की राशि वसूल करके ग्राहकों के खाते में जमा करता है। चेक की गणना सर्वाधिक प्रचलित साख प्रपत्र के रूप में की जाती है। बैंकों में जमा राशि को निकालने का यह भी एक आसान तरीका है। इसके माध्यम से रकम निकालने हेतु ग्राहकों को स्वयं बैंक जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक वित्तीय माध्यम है। ग्राहक चेक को वाहक या रेखांकित करके निर्गमित कर सकता है। रेखांकित चेक की राशि उसी व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है जिसके नाम चेक जारी किया है। वाहक चेक का भुगतान बैंक की खिड़की से पाया जा सकता है। अब क्या रहता है, चेक फैसिलिटी भी बैंक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सभी को पता है चेक क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं, ठीक है ना। बैंक क्या करती है कि बैंक अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी देती है चेक के नाम से, ठीक है ना। चेक में क्या रहता है, चेक का सबसे पहला काम ये रहता है कि आप उससे पैसे विड्रॉ कर सकते होगे, ठीक है। मुझे पैसे निकालने हैं, मेरे पास एटीएम नहीं है, बैंक नहीं जा पा रहा, मेरे पास चेक है, तो मैं चेक पे सेल्फ का अकाउंट करके स्वयं का लिख कर और पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, अपने अकाउंट से निकाल सकता हूँ। पहली फैसिलिटी हो जाती। दूसरी ये हो जाती है कि मुझे किसी को पेमेंट देना है, ठीक है ना, मुझे किसी को पेमेंट देना है। अब मैं बैंक जाऊँगा, कैश निकालूंगा, फिर उसको दूंगा, ठीक है। इतने लफड़े क्यों करना, मैं एक चेक लिखता हूँ, चेक पे साइन करता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ और उसको दे देता हूँ, वो जाएगा और निकाल लेगा, भैया उसका काम, मैंने मेरा पेमेंट
दे दिया हैगा, ये हो गई, ठीक है ना। चेक आप किसी को देते हो तो दो तरीके से हो जाते हैं, या तो पहली चीज़ ये हो जाती है कि आप उसका नाम डाल दो और अकाउंट डाल दो, ठीक है ना, ताकि वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, या फिर उसको कैश का चेक बना के दे दो कि भैया आप किसी अपनी बैंक में जाना और वहाँ से चेक दिखाकर आप कैश ले लेना। दो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल रहती है कि चेक में, ठीक है ना। आप पहली चीज़ आप खुद भी उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हो, आप किसी को पेमेंट देना है तो उसके बदले उसे चेक भी दे सकते हो। चेक भी दो तरह के हो सकते हैं वहाँ पर, एक कैश हो सकता है और एक अकाउंट हो सकता है। अगर आप कैश वाला चेक दोगे उसे, ठीक है, चेक रहता एक ही हैगा लेकिन उसको लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, बस इतना फर्क होता है। चेक रहता एक ही हैगा, लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं चेक फैसिलिटी में। चेक तो आप सभी को पता हैगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पेरेंट्स से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।